Hello friends, today we are going to study the topics related to electric dipole. इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, उसकी वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे वो एंड ऑन पोजीशन हो या इक्वेटोरियल एक्सिस या ब्रॉड साइड पोजीशन हो और जनरल पॉइंट, इन तीन चीजों पे हमने वर्कआउट किया था. नाउ to the next topic. The topic is electric force on dipole in uniform electric field. In uniform electric field. यहां पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में एस्टैब्लिश्ड है. इसकी इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल ई है. एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट P है, थीटा एंगल पे is placed in uniform electric field. It is constituted by 2 point charges minus q and plus q at separation 2a. पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर वर्क करेगा? पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स उसी डायरेक्शन में वर्क करेगा जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. इसको हमने F1 सपोज कर लिया. इट इज इक्वल टू Q इंटू E. नेगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है, नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है. देयरफॉर इसको हमने F2 मान लिया इक्वल टू Q इंटू E. रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू F1 माइनस F2 Q1E माइनस Q2E इज इक्वल टू 0. ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 रिजल्टेंट देंगे. मींस जब कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, प्लेस्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, विल नॉट चेंज. देन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग, दिस इज द लीनियर फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल इज 0. अब सेकंड केस में आ जाइए. ये एंगल थीटा जो है, चाहे वो कुछ भी हो, अगर 0 है वो भी, नॉन 0 है वो भी, मींस इलेक्ट्रिक फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे उसके एंगुलर पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है. नाउ अगर हम इसी के लिए सेकंड पॉइंट पे चले जाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो तो ठीक. सपोज एन इलेक्ट्रिक डायपोल consisting of charges minus q and plus q is kept in a non-uniform electric field with angle theta between its dipole moment and electric field. Let the separation between the charges minus q and plus q of the electric dipole is 2a. यहां पे now let electric field is increasing in this direction, in the direction of electric field with rate dE by dx. ये इंक्रीज कर रहा है. तो यहां पे और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो सेम नहीं होगी. हमने ये सपोज कर लिया कि जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो इस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वर्क करेगा और वो QE1 के बराबर होगा. ऐसे यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोज कर लिया कि वो E2 है. इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में. माइनस क्यू चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन ये होगा. और कितना फोर्स वर्क करेगा? F2 इक्वल टू
QE2. Then resultant force F is equal to F1 minus F2. F1 कितना है? QE1 माइनस QE2. Q कॉमन ले लें, E1 माइनस E2 आ जाएगा. E1 माइनस E2 क्या है? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन डेंसिटी. हमें ये पता है यूनिट डिस्टेंस पे dE बाई dx रेट से चेंज हो रही है. तो इन दोनों लोकेशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये प्लस क्यू चार्ज जहां रखा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज जहां पे प्लेस्ड है, इनके बीच की डिस्टेंस हमें लेनी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ना, तो हमें इनके बीच की डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमें लेनी होगी. मींस ये इसके और इसके लोकेशन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ये होगी. और इट कम्स आउट टू बी, भाई ये 2a है हाइपोटेनियस, ये 90 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल है. 2a ये डिस्टेंस है, ये कितनी डिस्टेंस रहेगी? ये बेस है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा. तो ये 2a cos थीटा हो जाएगा. तो दिस कम्स आउट टू बी 2a cos थीटा, 2a क्यूब. टू ए क्यू को P लिखा जा सकता है इंटू dE बाई dx इंटू cos थीटा. दिस इज द फॉर्मूला वी आर गेटिंग हियर. अब हमारे पास एक स्पेशल केस आ सकता है इफ थीटा इज इक्वल टू 0. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. अगर आप एडिशनल प्रॉब्लम में देखेंगे तो F इज इक्वल टू P dE बाई dx, हमें पता है cos 0 आ जाएगा, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है. therefore F can be said as P dE by dx into 1, that is this much when angle is 0. Means you can say this is a general formula. Now the next topic. इसका हम यूज करने जाएंगे जो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल वर्कआउट किया है. इसका यूज करेंगे हम डायपोल डायपोल इंटरैक्शन में. एक डायपोल दूसरे डायपोल पे कितना फोर्स एक्सर्ट करता है. ठीक. नंबर 3, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन. The force acting on a dipole due to other dipole is called dipole-dipole interaction. इसमें पार्ट ए पे आ जाए. यहां पे ऐसे देखें, मेरे पास ये एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट P1 है. इसके r डिस्टेंस पे एक्सियल पोजीशन है. ये यहां पर एक दूसरा डायपोल रखा हुआ है जिसका डायपोल मोमेंट P2 है. P1 और P2 के बीच का एंगल 0 है. तो P1 और P1 P2 पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसको हमें वर्कआउट करना है. कैसे वर्कआउट करें ये चीज समझ लें. हम यहां से देखें कि ये डायपोल मोमेंट P1 वाला यहां पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा. अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिनोट करें E1 प्रोड्यूस होती है. तो वी कैन से जो सेकंड डायपोल P2 डायपोल मोमेंट का है वो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है. E1 कौन प्रोड्यूस कर रहा है? P1 प्रोड्यूस कर रहा है. देन E1 वी कैन से E1 इज इक्वल टू K 2K P1 बाई R क्यूब. इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? फोर्स ऑन डायपोल P2. तो हम अगर F निकालना चाहें तो ये हो जाएगा
जो अभी इससे पहले डेरिवेशन किया था उसमें हमने लिखा था P DE बाई DX इंटू कॉस थीटा। किस पे फोर्स निकालना है हम? यहां पे जो P होगा किस पे फोर्स निकालना है? P2 पे फोर्स निकालना है। किसकी वजह से निकालना है? E1 की वजह से निकालना है। और एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। और वी कैन से F इक्वल टू 2K P1 P2 D बाई डी एक्स। तो यहां पे D बाई डी आर करना होगा, वो x पे डिपेंड कर रहा था, ये r पे डिपेंड कर रहा है। ये आ जाएगा 2K P1 बाई आर क्यूब इंटू एंगल कॉस के साथ 0 डिग्री आ जाएगा। और F इक्वल टू P2 इंटू -6 KP1 R की पावर 4 इंटू 1। और F इक्वल टू -6K P1 P2 बाई R की पावर 4। ऐसे इस प्रकार से हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं। हमें ये पता है, हमने जब वहां पे स्टडी किया था तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा था डाइपोल पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में काम कर रहा था। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम होगी। मींस फोर्स जो है इस डाइपोल पे इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। नाउ बी पार्ट, when dipole is kept, this P2 dipole is kept on its broadside position or equatorial axis। जब ये जो P2 डायपोल है इक्वेटोरियल एक्सिस पे रखा होगा P1 डायपोल के। अगर हम बी पार्ट करें, इसमें हमने क्या किया, ये P1 है, ये इसका इक्वेटोरियल एक्सिस है, यहां पे कहीं पे डायपोल रखा हुआ, ये P1 की डायरेक्शन है। हमने कहा ये P2 जो है P1 से थीटा एंगल बना रहा है, P1 से थीटा एंगल बना रहा है। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। E1 किसकी वजह से? P1 की वजह से। ये डिस्टेंस हमें R लेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम वर्कआउट करें देन E कम्स आउट टू बी AP1 बाई R क्यूब। H जो फोर्स होगा किस पे? इस वाले पे। F इक्वल टू P, यहां पे लिखेंगे P2 के D बाई डी एक्स के P1 बाई R क्यूब इंटू कॉस। एंगल क्या लेंगे भाई? P1 की डायरेक्शन ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके, तो ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस थीटा। ये एंगल हमें लेना है P2 और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो यहां पे हम लिख दें कॉस 180 माइनस थीटा। इसको अगर हम वर्कआउट करें तो आ जाएगा P2 इंटू -3KP1 बाई R की पावर 4 इंटू माइनस कॉस थीटा इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा 3KP1 P2 बाई R की पावर 4 कॉस थीटा। यहां पे अगर हम देखें फोर्स किधर वर्क कर रहा है, तो इसमें सोचिए आप क्या सोचते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे भी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही वर्क करेगा। मींस इस डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा होगा। ठीक, दूसरे तरीके से भी सोच लें, यहां पे एक नेगेटिव चार्ज यहां
पे इधर रखा होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा होगा, नेगेटिव पे फोर्स इधर लग रहा होगा, पॉजिटिव पे फोर्स इधर लग रहा होगा, रिजल्टेंट फोर्स इधर लग रहा होगा। नाउ नेक्स्ट सी पार्ट, जनरल पॉइंट वाला। फिर से हम देख लें, यहां पे फिर से एक डायग्राम हम बनाएं। यहां पे P1 डायपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक डायपोल यहां पे रखा हुआ है, इससे R डिस्टेंस पे यहां पे ये एंगल थीटा है। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है जिसकी डायरेक्शन इसके और इसके बीच का एंगल 0 डिग्री है, पैरेलल हैं दोनों एक दूसरे के। यहां पे हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो इधर कहीं आ जाती है, किसकी वजह से? E1 की वजह से, और ये अल्फा एंगल होता है। ये एंगल हमारे पास पता है थीटा है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस थीटा। और अल्फा यहाँ पे हमें एक चीज और पता है पहले से, दैट tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, वी हैव प्रूवन दिस। नाउ E1 अगर हम कैलकुलेट आउट करें, देन E1 इक्वल टू K P1 by R क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये P2 डायपोल रखा हुआ है, इस पे कितना फोर्स है? सेम फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज अगेन, दैट इज उस पे F फोर्स मान ले। फील्ड किधर काम, फोर्स किधर काम करेगा? भाई साहब फोर्स को हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में ही लेना है। फोर्स इक्वल टू P2 पे फोर्स निकालना है, D बाई dr, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, K P1 बाई R क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू cos, एंगल कितना लेना है? थीटा प्लस अल्फा। It comes out to be minus 3kp1 p2 by r cube under root 3 cos square theta plus 1 into cos theta plus alpha. This is the total formula. मीन्स अगर इसको हम इंसर्किल करना चाहें तो ऐसे हमें जाना पड़ेगा। अब हो सकता है कि P2 इसके साथ कुछ एंगल बना रहा हो, वो हम कैसे वर्कआउट करेंगे पहले इसे देख लें, नेक्स्ट पार्ट है उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो डिफरेंस आएगा हमारे पास, वहां यहां पे डिफरेंस आएगा। ये हो सकता है कुछ एंगल बना रहा हो P2 इसके साथ, मान लेते हैं बीटा एंगल बना रहा है, ये चीज हमें देखना होगा। तो यहां पे ये फोर्थ पार्ट हो जाए, ये थर्ड पार्ट का डी पार्ट हो जाएगा जो हम वर्कआउट करें। यहां पे फील्ड तो इतनी ही आएगी P1 की वजह से। अब हमारे पास P2 और इसके बीच का एंगल देखना है। भाई ये पूरा एंगल कितना होगा? ये तो अभी भी थीटा ही होगा ना। ये कितना होगा? थीटा माइनस बीटा। इन दोनों के बीच का एंगल ये हो जाएगा थीटा माइनस बीटा प्लस अल्फा। तो हम अगर इसको वर्कआउट करें फोर्स निकालने के लिए, सेम चीज हम फिर से लिखेंगे। P2 पे फोर्स निकालना है, D बाई डी आर कर रहे हैं यहाँ पे, और यहां पे लिख रहे हैं KP1 बाई R क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई कोसाइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। थीटा में अल्फा ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इट कम्स आउट टू बी, और F इक्वल टू
-3k P1 P2 अपॉन r⁴ √3 cos स्क्वायर थीटा +1 इंटू cos थीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। बीटा कुछ भी हो सकता है, ये फॉर्मूला हर जगह हमारे लिए एप्लीकेबल होगा। Now coming to next topic, that is torque acting on, that is next topic, torque acting on electric dipole in uniform and non-uniform electric fields. Fourth, torque on a dipole in electric field. इसमें भी हम पार्ट ए पे चलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरे पास एक ये इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट P है। यहां पे प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, माइनस Q चार्ज रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे है और ये जो है थीटा एंगल बना रहा है। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर वर्क करेगा? इस डायरेक्शन में वर्क करेगा एंड दिस विल कम आउट टू बी F इक्वल टू QE। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर काम करेगा। हम नेट फोर्स यहाँ पे 0 वर्कआउट कर चुके हैं पहले ही। नेगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा और इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2a है। ये अगर डिस्टेंस देखने जाएं तो ये एंगल थीटा होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, ये परपेंडिकुलर, ये 2a sin थीटा आ जाएगा। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन बोथ चार्जेस इट विल बी इक्वल टू QE। पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स वर्क करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स वर्क करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वर्क करेगा और नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन वर्क करेगा। मींस एक सिस्टम पे दो इक्वल और अपोजिट फोर्स वर्क कर रहे हैं, ये फोर्स कपल फॉर्म करेंगे। फोर्स कपल का जो टॉर्क होता है दैट इज गिवन बाय टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये लाइन है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये लाइन है। इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a sin थीटा होगी जो हमने वर्कआउट किया था। तो इट इज इक्वल टू QE इंटू 2a sin थीटा। 2a and Q can be written as PE sin theta. Formula number 1. In vector form अगर हम लिखना चाहें then vector tau is equal to vector P cross vector E. Direction of this torque हम जो फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ दिस टॉर्क जिसको हम फाइंड आउट करेंगे वो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की सहायता से। P की डायरेक्शन ये है, P की डायरेक्शन ये है और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो पहला वेक्टर कौन सा है? P। दूसरा वेक्टर कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम राइट हैंड थंब रूल लेके चलेंगे। हम क्या करेंगे कि राइट हैंड के थंब और रिमेनिंग फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस प्रकार से स्ट्रेच कर लेंगे। फिर हम इन रिमेनिंग फिंगर्स को इस प्रकार से रखेंगे कि वो पहले वेक्टर जो कि वेक्टर P है की डायरेक्शन में हो। और अगर ये मोड़ने पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ऐसे रखा P की डायरेक्शन में, मोड़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मुड़ रहा है, ठीक। तो अंदर की तरफ टॉर्क वर्क करेगा।
या P क्रॉस E, अगर भाई E इधर है, P इधर है, एंगल इधर चलेंगे ना क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मींस इनवर्ट डायरेक्शन, तो यहां पे जो ये टॉर्क वर्क करेगा हमारे इस केस में वो इनवर्ट डायरेक्शन है। नाउ सम स्पेशल केसेज ओवर इट, अगर टाउ मिनिमम की वैल्यू हम निकालें, PE इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, साइन थीटा इसकी मिनिमम वैल्यू रखेंगे। भाई जब कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है, फोर्स पॉजिटिव हो, फोर्स नेगेटिव हो, टॉर्क पॉजिटिव हो या टॉर्क नेगेटिव हो, ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक, तो यहां पे जो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि अगर नेगेटिव अपन रखना चाहेंगे तो डायरेक्शन को केवल इफेक्ट करेगा, हम मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट आउट करना चाहते हैं, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो मिनिमम होगा वो PE इंटू 0 इक्वल टू 0 होगा। कब 0 होगा? व्हेन थीटा इक्वल टू आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री। 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों पे साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम होती है, 0 होती है। नेगेटिव वैल्यू नहीं लेने हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू टॉर्क की अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी, वो 0 नहीं होगा, टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन वर्क करेगा। दूसरे केस में अगर हम मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहें तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू PE साइन थीटा मैक्सिमम। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ये P इंटू E आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू या तो 90 डिग्री या 270 डिग्री। 90 पॉजिटिव होगा, 270 नेगेटिव होगा, वो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, लेकिन होगा मैक्सिमम ही। ठीक, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। नाउ इफ द फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी, यहां पे E1 फील्ड सपोज किया जा सकता है इस लोकेशन पे जहां पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है E1, और जहां पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है सपोज फील्ड इज E2, देन फोर्स ऑन नेगेटिव चार्जेस F2 is equal to that much and F1 is equal to QE1। सपोज कर लेते हैं कि इस डायरेक्शन में फील्ड इंक्रीज कर रही है, फील्ड इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। इन दैट केस द टॉर्क प्रोवाइड बाई, इन दैट केस जो टॉर्क प्रोवाइडेड होगा F1 फोर्स के द्वारा, दैट इज टाउ 1 इक्वल टू F1 into A। Suppose that this point is fixed, center point is fixed and it is free to rotate about its center point. Tau 2 equal to F2 into again A, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये थीटा है तो ये साइन थीटा भी आ जाएगा। Therefore, total torque is equal to tau 1 plus tau 2 is equal to F1 plus F2 into A sin थीटा, और वैल्यू रख दें, क्यों बाहर निकाल लें, E1 प्लस E2 इंटू A sin थीटा नेट टॉर्क। Theta is equal to 90 degree, torque will be maximum, and if theta is equal to 0 degree, torque will be 0. So this is the case when field is non-uniform. This case may be extended if body is not fixed to rotate about its central point. If the point is free, then we have to find the point about which it is going to rotate. That thing I will explain in some other lecture. Most likely the next lecture, I am going to explain rotational motion in a video in which such type of rotational motion will be explained.
Now coming to next point, electric shielding. The property of electric lines of force in case of metals is such that it cannot penetrate the metals. It cannot penetrate the metals. मतलब बाहर से अगर मेरे पास ऐसा कोई मेटल है, ये सॉलिड है, ब्लॉक है, सपोज करें क्यूबाइड है जिसको हम किसी एक फेस की तरफ से देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इस प्रकार से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कमिंग अप, ये फील्ड यहां पे इसके सरफेस पे आके टर्मिनेट हो जाएगी, यहां पर ये माइनस चार्ज प्रोड्यूस करेगी, ये इस डायरेक्शन में प्लस, इस फेस पे प्लस चार्ज प्रोड्यूस होगा और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा ओरिजिनेट करेगी एंड आगे की तरफ बढ़ जाएगी। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर नहीं आ सकती। इसी प्रॉपर्टी को, मेटल्स के इसी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक शील्डिंग में हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक शील्डिंग क्या है देखते हैं। इलेक्ट्रिक शील्डिंग, इलेक्ट्रिक शील्डिंग, व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक शील्डिंग? इसमें हम जिस इक्विपमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना होता है उसे एक मेटल हॉलो स्फीयर हो सकता है, हॉलो क्यूबाइड हो सकता है, उसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। हॉलो होना चाहिए, शेप कुछ भी हो सकता है। बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो उसको पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा सकती और वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से सेफ रहेगा। तो इलेक्ट्रिक शील्डिंग को वी कैन डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ सेफगार्डिंग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक appliances by placing them inside a metallic hollow box which cannot be penetrated by external electric field is called electric shielding. Electric shielding is the process of safeguarding electric or electronic appliances by placing them inside a hollow metallic box of any shape is called electric shielding, as external electric field cannot penetrate or cannot go inside the metallic box. This is called electric shielding. Now, this lecture we have discussed 5 points. Now coming to next point. Now an example question, an electric dipole of dipole moment 10 power minus 15 coulomb meter is kept in uniform electric field 10 power 7 Newton per coulomb with dipole moment making angle 60 degree with electric field. Find net force and torque acting on it. जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा होता है, इस पे नेट फोर्स हमें पता है 0 वर्क करता है, इसमें कुछ फाइंड आउट नहीं करना है। टॉर्क जो होता है वो PE साइन थीटा के बराबर होता है। P हमारे पास 10 पावर माइनस 15 है एंड 10 पावर 7 एंड साइन 60। It comes out to be √3/2 into 10 power minus 8 Newton meter. Now coming to next question. An electric dipole of dipole moment P1 is equal to 10 power minus 18 coulomb meter is kept in electric field of
other dipole of dipole moment 10 power minus 16 coulomb meter at a distance r is equal to 1 micrometer full stop. The P1 is making angle 60 degree with P2. Find force acting on P1. हमें P1 पे फोर्स निकालना है. तो हमारे पास this dipole P1 is kept on axial position of dipole P2. axial position पे रखा हुआ है. तो हमने फोर्स की को वर्कआउट किया था, वो आ गया था 6K P1 P2 by R power 4 into cos theta. 6 into 9 is 10 power 9. P1 10 power minus 18, P2 10 power minus 16 upon R power 4 means 10 power minus 24. इसका पावर 4 करेंगे into cos 60 it is equal to 1/2. इसकी वैल्यू को 1/2 अगर हम प्लेस कर दें तो 9 3 27 into 10 power 33 34 minus 1 is equal to 2.7 Newton. Once again, please check the answer. 1/2 cos 60 value 2 3 6 27 18 16 34 24 or 9 33. That answer is correct. Now coming to next question. Ten microcoulomb charge is uniformly distributed of a semicircular ring of radius 1 centimeter. Find electric field at its center. सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो ये 10 माइक्रोकूलम्ब चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वर्कआउट की थी वो इस डायरेक्शन में आई थी और ये आ गई थी 2K लैम्डा बाई R. यहाँ पे अगर हम लैम्डा कैलकुलेट आउट करें तो कैपिटल क्यू चार्ज जो 10 माइक्रोकूलम्ब चार्ज है ये पूरी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसकी लेंथ पाई R होगी तो लैम्डा कैन बी रिटन एज पाई Q अपॉन पाई R. फॉर्मूले को देखें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2K लैम्डा Q अपॉन पाई R अपॉन R. 2K लैम्डा की वैल्यू इतनी रख दी, R ऐसे किया, इक्वल टू 2KQ बाई पाई R स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर माइनस 9 प्लस 9 Q 10 microcoulomb 10 power minus 5 upon pi 22 by 7 into R square 1 centimeter 10 power minus 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा. 2 से ये 11 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा. 7 by 11 into 10 पावर 9 8 आ जाएगा is equal to 0.636 into 10 power 8 is equal to 6.36 into 10 power 7 न्यूटन पर कूलम. आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं. इन नेक्स्ट लेक्चर we will cover some other topic of electric field. A good day.